नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं लाल चंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। और सांकेतिक समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खराबी, दुनिया भर में हवाई यातायात सहित कई सेवाएं बाधित। इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइस जेट की सेवाओं पर असर। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कारणों की कर ली गई है पहचान। एनआईसी नेटवर्क पर कोई प्रभावित नहीं। मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 विधेयक पेश करेगी सरकार। 23 जुलाई को पेश होगा केंद्रीय बजट। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन। समारोह में सेना के अधिकारियों को वीरता के लिए किया गया सम्मानित। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य हस्तियों ने लिया भाग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में जलवायु शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, समस्या से निपटने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध। 2030 तक गैर जीवाश्मी ईंधन से 50% ऊर्जा हासिल करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर। यूपीएससी ने की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई। एफआईआर दर्ज कर चलाया जाएगा आपराधिक मुकदमा। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उम्मीदवारी रद्द करने के लिए नोटिस किया जाएगा जारी। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में कहा, पीएम ने रूस में स्पष्ट कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। साथ ही कहा, बांग्लादेश के प्रदर्शन पर भारत की नजर। बांग्लादेश में सभी 8,500 भारतीय छात्र सुरक्षित। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकारी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। तो वहीं ओबामा ने बाइडेन के दोबारा चुनाव लड़ने पर जताई चिंता। तो ये थी इस समय तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी से विश्व भर में विमान चालन सहित कई सेवाओं पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं के ठप होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। भारत में भी विमान चालन सेवाएं प्रभावित हैं। इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइस जेट एयरलाइंस सहित विभिन्न विमानन कंपनियों को अपने संचालन में भारी कठिनाई आ रही है। दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पर वेब चेक इन में समस्या आ रही है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर उसके यात्रियों को परेशानी हो रही है। और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई इस खराबी से विश्व भर की विमान चालन सहित कई सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है। इस बीच जयपुर हवाई अड्डे पर भी विमान सेवाएं बाधित रहीं। हवाई अड्डे पर मौजूद कर्मचारी ने हालातों की जानकारी देते हुए बताया कि तमाम कठिनाइयों के बीच वो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं हुए हैं, इसकी वजह से फ़्लाइट भी बहुत डिले गई है। पैसेंजर्स परेशान भी हुए। लास्ट मोमेंट तक पैसेंजर्स आते रहे। क्राउडेड हो गया था बहुत ज़्यादा। एट एसएचए सिक्योरिटी होल्ड एरिया बहुत क्राउडेड हो गया था। सारी फ़्लाइट्स एट इंडिगो ऑल्सो, इंडिगो की कंटिन्यू फ़्लाइट्स रहती हैं, उन लोगों का भी बहुत, मतलब सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था। पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े। जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। सो या इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डे फॉर अस, बट येस वी मैनेज्ड।
और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई इस बड़ी तकनीकी खराबी के कारण देश भर के एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इस समस्या पर पटना एयरपोर्ट पर खड़े यात्रियों ने क्या कुछ कहा। सारे काउंटर पर सर्वर डाउन है, टिकट काउंटर से नहीं बन पा रही है। टिकट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, परेशान है हम लोग। बच्चे लोग को बंगलौर के लिए है, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है। यहाँ के काउंटर पर मिल जाएगा, ये है वो है, फिर आए यहाँ पर तो कहता है कि नहीं सर्वर डाउन है। और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने से उत्पन्न स्थिति पर सूचना तकनीकी से जुड़े मामलों के जानकार पवन दुग्गल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। I see that specifically as a kind of a cyber incident that's shaken up the collective conscience of humanity as a whole. Well, we have been all thinking that internet is invincible, that we will continue to keep on taking internet for granted and that nothing is going to happen. The government of India is very, very proactive in its approaches. Currently, they're looking into this entire issue. They have taken cognizance of this entire episode. That's what the public domain tells us. और वैश्विक आउटेज का सामना कर रहे माइक्रोसॉफ्ट पर भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने कहा है कि भोपाल में एयरपोर्ट का संचालन सुचारू रूप से जारी है। ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा ने एप्लीकेशंस कुछ उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में इशू है, तो उनकी एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है। लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं। मैनुअल रूप से उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कोई फ़्लाइट ऐसे एबनॉर्मल डिले नहीं, ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता, हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी ऐसे कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। मैंने एयरलाइन से बात भी करी थी इंडिगो से कि अगर कोई दिक्कत है, उनका सिस्टम में नहीं, मैनुअल सिस्टम से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भी परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। तो वहीं भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भी परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अति विशिष्ट सेवा मेडल और बार 2 अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किए। आगे की खबरों में PHDCCI द्वारा आयोजित चौथे जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत ने साल 2030 गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% ऊर्जा हासिल करने के साथ ही साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है। We have set a target to achieve 50% of its installed electricity capacity from non-fossil fuel-based energy sources by 2030 and achieving net zero by 2070. You will be happy to note India is among lead nations to be working earnestly in this direction. India has set this target and working for it in a significant manner by taking several affirmative steps of policies and innovation. The journey of India's commitment to biofuels was marked by a significant milestone when our first biofuel-powered flight undertook its maiden voyage in the year 2018.
और आगे की खबरों में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC भी इस बैठक की तैयारियों में जुटी हुई है। नई दिल्ली के कई रास्तों पर आकर्षक पौधे देखे जा सकेंगे, तो कहीं रात में लाइटें नई दिल्ली की सुंदरता में चार चांद लगाएंगी। तो किस तरह से की है NDMC ने नई दिल्ली को सुंदर बनाने की तैयारी? इसी पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय से। देश की राजधानी दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। किस तरह की तैयारी की है NDMC ने, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। सर, किस तरह की तैयारी की है NDMC ने? देखिए, अतिथि देवो भव ये भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति भी है। वासुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के जैसे हमने G20 समिट में कार्य किया था, उसी तरीके से NDMC की भी, क्योंकि दिल्ली का दिल है NDMC, लुटियन दिल्ली है, और यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर के भारत मंडपम में जब सब अतिथि हमारे जाएंगे तो उसको लेकर के हम विशेष प्रकार की तैयारियाँ, खास करके जो शहर को सजाने का काम है, संवारने का काम है, ब्यूटिफिकेशन का काम है, हमारे जो राउंड अबाउट्स हैं उनको दोबारा से ठीक करने की आवश्यकता है। बारिश हुई है तो कुछ प्लांट्स ख़राब हुए हैं, उन प्लांट्स को रिप्लेस करने का काम है। 50,000 के आसपास जो पॉटेड प्लांट्स हैं वो भी हम उस रास्ते में लगा रहे हैं। कुछ हमने आर्ट और कल्चर की जो कुछ हेरिटेज की जो आकृतियां हैं वो भी कुछ जगह पर हमने लगाई हैं। कुछ राउंड अबाउट्स पर हम स्कल्पचर्स भी लगा रहे हैं, और कुछ लाइटिंग भी जो हमको विशेष रूप से करनी है वो भी हम कर रहे हैं। अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का सभी 146 कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं। 46 सेशन है ये कमेटी का, तो उनके लिए एक NDMC डिनर भी ऑर्गेनाइज़ करेगा। तो कुल मिलाकर के जैसे एक उत्सव का माहौल होता है, और 21 से लेकर 31 तारीख तक ये पूरी विश्व धरोहर समिति की बैठक दिल्ली में होगी। कौन कौन से रास्ते हैं जो बहुत ज़्यादा सजे हुए दिखाई देंगे, और कौन कौन से रास्तों पे रातों में लाइटिंग देखने को मिलेगी जिस तरह से G20 में देखने को मिलेगी? देखिए, हमने लगातार, मैं आपको बताता हूँ कि 50,000 तो हम पॉटेड प्लांट्स जो हैं वो हम लगा रहे हैं, और ये पूरे सरदार पटेल मार्ग से लेकर के भारत मंडपम तक जहाँ भी बीच में रास्ता पड़ता है उस सब को हम पूरी तरह से पॉटेड प्लांट से, लाइटिंग से, विशेष करके जो और भी चीज़ें हमको जो कलाकृतियाँ बनानी है उससे लेकर के हम करेंगे। कुछ फ्लैग्स जो रोड्स पर लगने चाहिए वो भी हम लगाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी तैयारी अपने जो मेहमान हैं उनके लिए हमारी की है। इसके साथ साथ एक काम हम ये भी कर रहे हैं कि आपदा प्रबंधन, कंटिंजेंसी प्लान, जिस प्रकार से बारिश का मौसम है, उस कारण से अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा कंट्रोल रूम कहाँ से काम करेगा, किन किन लोकेशंस पर हमारा स्टाफ रहेगा, पानी निकासी के लिए आपको पंप्स की आवश्यकता है वो हम लगाएंगे, एक्स्ट्रा स्टाफ हम लगा के रखेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की भी जल भराव की समस्या, किसी प्रकार की असुविधा जो हमारे आगंतुक हैं, हमारे जो अतिथि हैं उनको ना हो। तो हमारा जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है उसकी तरफ से भी हमने एक्स्ट्रा CCTVs भी अलग से भी और लगाए हैं। इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से भी हम इन सब चीज़ों को करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से G20 में एक उदाहरण NDMC ने पेश किया था, उसी तरह से अब फिर से तैयार है NDMC। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और आगे की खबरों में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि परिवार नियोजन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। परिवार नियोजन पर आयोजित विशेषज्ञों की एक बैठक को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सही समय और 2 बच्चों के बीच में पर्याप्त गैप के जरिए ही माता और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सकता है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों को अपनाकर ही परिवार नियोजन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय में परिवार नियोजन पर विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई सुझाव सामने आए हैं। परिवार नियोजन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों में सास बहू पति और कहीं कहीं सास बहू बेटा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। फैमिली
प्लानिंग की, परिवार नियोजन की पूरी प्रक्रिया है, उसमें ज़रूरी है कि जो पुरुष हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी भारत में हमारी जो एक मानसिकता है वो यही है कि परिवार नियोजन का जो दायित्व होता है वो परिवार की महिला के ऊपर ही होता है। ऐसे में पुरुषों की प्रतिभागिता और उनकी संवेदनशीलता इस पूरे विषय पर बढ़ाने के लिए प्रयास भारत सरकार कर रही है अपने विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से। आगे भी इसमें हम और जो कर सकते हैं उस पर तमाम सुझाव आए हैं, जिसे संज्ञान में लेने की कोशिश करेंगे। और अब बात नीट पेपर लीक मामले की, जिसकी जांच रांची तक पहुंच चुकी है। इस मामले में सीबीआई ने रांची के रिम्स से मेडिकल की फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को सॉल्वर गैंग में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि सीबीआई की टीम ने गुरुवार की देर रात को रिम्स हॉस्टल से सुरभि कुमारी को हिरासत में लिया था। फिर मामले में पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल की छात्रा सुरभि एमबीबीएस 2023 बैच के फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं और वह रामगढ़ जिले की रहने वाली हैं। सीबीआई की टीम ने आरोपी का मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी सील कर दिया है। वहीं हॉस्टल के कमरे में उनके साथ रहने वाली 3 छात्राओं को सख्त चेतावनी दी गई है कि वह उनके सामान को हाथ ना लगाएं। खबर ओडिशा से, जहां भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। पुरी में हुई इस बैठक में जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र है। परिवारवाद को लेकर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब परजीवी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी ये अमरलता की बेल की तरह है, ये पैरासाइट है। ये अपने ताकत पर नहीं खड़ी होती, ये दूसरों के ताकत पर खड़ी होती है। और ये जीतते कहां हैं? जहां ये परजीवी की तरह दूसरी पार्टियों के बेल की तरह चढ़ करके अपने सीटों को जीतने का काम कर, और जहां रीजनल पार्टी इनका साथ नहीं देती हैं, वहां ये जीरो हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने इनको ठेंगा दिखा दिया, तो पश्चिम बंगाल में इनका कांग्रेस पार्टी का ग्रुप का जो नेता था वह भी हार गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। अगली खबर, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से मिली छूट की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में सहयोग करने को कहा। महिला ने इस केस में राज्य पुलिस को जांच का निर्देश देने की मांग के साथ साथ कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्यपाल के आपराधिक कार्यवाही से छूट को लेकर दिशा निर्देश तय करें। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पत्रकार दीपक कुमार और संघमित्रा मौर्य से जुड़े विवादित मामले में मौर्य समेत अन्य 3 आरोपियों को 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 82 के तहत ये कार्रवाई की गई है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश तिवारी ने बताया कि अगर आरोपी कोर्ट में अब भी पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पुत्री बधाई से पूर्व भाजपा सांसद संगीता मौर्य सहित अन्य 3 के विरुद्ध दीपक कुमार स्वर्णकार प्रकरण में लखनऊ की एमपी कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता धारा 82 जारी करने का आदेश दिए। आपको बता दें, सृजन तृतीय एमपी आलोक वर्मा कोर्ट ने लखनऊ के गोल्ड सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संगीता मौर्य से संबंधित विवादित प्रकरण में मौर्य समेत 3 अन्य आरोपियों को 3 बार सम्मन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 जारी कर दिया है। और अब एक बड़ी नियुक्ति की खबर। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वो जल्दी ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। विनय क्वात्रा अब तक विदेश सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। विदेश मंत्रालय से जुड़ी एक और खबर। भारत ने बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। साप्ताहिक प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में 15,000 भारतीय और 8,500 छात्र मौजूद हैं, जिनको लेकर हमने एडवाइजरी जारी की है। वहां पर रहने वाले भारतीयों को उच्चायुक्त के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि वहां के हालातों पर विदेश मंत्री खुद नजर रखे हुए हैं और हम बांग्लादेश में अपने नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। We have around 8,500 students and somewhere around 15,000 Indian nationals resident in the country. We have issued a travel advisory for people to be in touch with the High Commission and for us to render any assistance that they may need. External Affairs Minister is himself monitoring the situation. The High Commission will be giving regular updates on the situation there. We will also be giving regular updates, and we urge all family members of Indian nationals who reside in Bangladesh to be in touch, follow us for regular updates. We remain committed to provide all possible assistance to our nationals. इसके साथ ही रूसी सेना में भारतीयों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिक हमसे संपर्क कर चुके हैं और जो वहां से वापस आना चाहते हैं। इस मुद्दे को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था, जिस पर रूसी पक्ष ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। We have about 50 Indian nationals who've gotten in touch with us who want to be discharged. Their family members also met us. This particular issue has been raised by us at all levels, including at the leadership level. This issue was also taken up by our Prime Minister when he met President Putin during the annual summit. The Russian side has responded positively. We are both working for early discharge of our Indian nationals, and hopefully we'll get our Indian nationals, they'll come back home soon. अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां दोमजूर में महिलाओं के ऊपर बर्बर अत्याचार होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 2 महिलाओं के साथ सरेआम मारपीट की घटनाओं का वीडियो वायरल होने के बाद अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें बर्बरता और हैवानियत की हदों को शर्मनाक तरीके से पार कर दिया गया है। महिला को चोरी के आरोप में पकड़कर उसके साथ जमकर मारपीट करने के बाद सरेआम उसके सिर के बाल काट दिए गए। इस बेभत्स घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जमकर हंगामा मच गया है। विपक्षी दल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो को शेयर करके राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आरोपियों को टीएमसी का करीबी बताया जा रहा है। तो वहीं चौतरफा निंदा होने पर पश्चिम बंगाल पुलिस अब एक्टिव हो गई और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये घटना बताती है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया में एक और वीडियो वायरल हो रहा है,
जिसमें सज़ा के तौर पर बेरहमी से एक महिला के बाल ये काटे जा रहे हैं। तो इस घटना के बाद भाजपा टीएमसी पर हमलावर हो गई है। भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी शासन में कूच बिहार से चोपड़ा, अरियादहा से दोमजूर तक महिलाओं पर अत्याचार और शोषण जारी है। ऐसे शरिया कानून के तहत तालिबानी कोर्ट को चलाने वाले और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ प्रताड़ना करने वाले अपराधियों को तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर में ये तालिबानी घटना सामने आई तो टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि ये तो बात सामान्य है क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र में ये होते रहता है। चाहे हावड़ा हो, चाहे कूच बिहार हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे चोपड़ा हो, इन घटनाओं के बाद ये साफ साफ कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में आज मां माटी मानुष वाली सरकार नहीं बल्कि टीएमसी, तालिबानी मुझे चाहिए की सरकार है और तुष्टीकरण मुझे चाहिए की सरकार है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो महिलाओं के साथ बर्बरता के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इस वीडियो में जैसा कि हमने दिखाया कि चोरी में महिला को पकड़कर उसके साथ जमकर मारपीट की गई और सरेआम उनके बाल काटने की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया है और केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने इस मामले में टीएमसी सरकार को जमकर घेरा। इस समय ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ईडी ने ये मामला दर्ज किया है उनके खिलाफ। और ईडी ने दर्ज मामले में M3M की गुरुग्राम में 88.29 एकड़ ज़मीन भी अटैच की है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है जब ईडी ने उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। और जो ज़मीन का मामला है, ज़मीन आवंटन में गड़बड़ी का मामला है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें कि हुड्डा के खिलाफ दर्ज मामले में M3M की गुरुग्राम में 300 करोड़ की 88.29 एकड़ ज़मीन अटैच की गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी के इस मामले में जो ईडी ने उनके खिलाफ दर्ज किया है, तो 300 करोड़ रुपए की ये जो ज़मीन है 88.29 एकड़, इसको अटैच ईडी ने किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी इस तरह की कार्रवाई होती है, ख़ास तौर पर जब आर्थिक गड़बड़ी के मामले होते हैं, तो उसमें इस तरह से संपत्ति को अटैच किया जाता है ईडी के द्वारा। तो उसी के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा और उसमें इस संपत्ति को अटैच किया गया है जिसकी जो वैल्यू है, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। 88.29 एकड़ ज़मीन जो कि अटैच की गई है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा। तो ईडी जो उनके खिलाफ जांच कर रही थी, उस जांच में ये अब अगली कड़ी ये है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और गुरुग्राम में 300 करोड़ रुपए की 88.29 एकड़ ज़मीन को अटैच किया गया है। अटैच करने का मतलब ये होता है कि जब तक ये मामला रफा दफा नहीं हो जाता, जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता, तब तक वह ज़मीन जो है, वह संपत्ति जो है वो अटैच रहेगी, यानी उसमें किसी भी तरह की खरीद बिक्री नहीं हो सकती और वो ईडी के एक तरह से
ईडी के निगरानी में वो संपत्ति होती है। और इसी के साथ इस सांकेतिक समाचार के विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और सहयोगी दीपिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।